ओके, ऑल राइट। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी लगातार मुस्कुरा रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी के 3 मुद्दे लाइए जरा। पहले दर्शकों को बता दें कि हर्षवर्धन त्रिपाठी के मुताबिक 3 मुद्दे कौन से हैं। पहला है किसका इंडिया। आप भी नहीं समझ पा रहे, मैं भी सोच रहा हूं किसका इंडिया से क्या मतलब। दूसरा, हिंदुत्ववादी विकास। और तीसरा मुद्दा हर्षवर्धन त्रिपाठी का, परिवारवादी भ्रष्टाचार। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले किसका इंडिया समझाइए जरा। आपका ये टॉप मुद्दा जो है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानक ये बताऊंगा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। महाभारत में एक संदर्भ आता है कि जब युद्ध तय हो गया तो भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। थोड़ा सा देर हो गए थे अर्जुन, तो दुर्योधन पहले पहुंच गए थे। तो उन्होंने 18 अक्षौहिणी सेना मांग ली थी और उन्होंने योगेश्वर कृष्ण को मांग लिया। तो जब अभी बहस शुरू हुई और आपने आशुतोष जी से सबसे पहले पूछा, तो उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कह दिया, तो दरअसल सारी बहस ही उन्होंने खत्म कर दी। मतलब मेरे मुस्कुराने का जो मूल था वो यही था कि बहुत सलीके से उन्होंने पूरी बहस को, और सच यही है। लेकिन चूंकि आपने 3 मुद्दे पूछे थे और मुझे लगता है कि जो पहला मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वो अभी दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं। और मेरा ये मानना है कि जाने अनजाने वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आ गया विपक्ष, लेकिन जो बार बार वो कह रहे थे कि हमें विपक्षी पार्टी मत कहिए। ममता जी का बयान आपको याद हो तो वो कह रही थी कि हमें विपक्षी पार्टी मत कहिए, हम देशभक्त हैं भाई। आपको याद होगा 2018 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुंबई में सोनिया जी ने कह दिया कि भाजपा ने हमको मुस्लिम परस्त पार्टी बना दिया है। वो संदर्भ ये था कि 2017 में टेंपल रन क्यों कर रहे थे राहुल गांधी गुजरात के चुनाव में। अभी जो किसका इंडिया है, ये इस देश में नरेंद्र मोदी के 10 साल बनाम कांग्रेस के जो सत्ता के साल हैं उसके बीच की बहस होने वाली है। उसमें रोचक होगा जो इंडिया बनाम भारत होगा। उसमें रोचक होगा कि किस तरह से आपने अपने नैरेटिव के लिहाज से क्या कुछ खड़ा किया है। बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, वो क्या बताएंगे। नरेंद्र मोदी वो बताने जा रहे हैं इस चुनाव में, और विपक्ष कहेगा कि हमारा इंडिया ये वाला इंडिया है। तो जो पहले की नीतियां रही, जो हिंदू ग्रोथ रेट वाला टाइम, सोशलिज्म वाला टाइम, जो अलग अलग समय था, उसको लेकर चलने वाला एक इंडिया भारत, और एक जो, और कमाल की बात है दोनों न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। दोनों को नरेंद्र मोदी पहले से न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है। तो किसका इंडिया टॉप मुद्दा है, किसका इंडिया यही है देश के हर व्यक्ति को। और इसमें ये हमें समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास तैयार हो चुका है, जिसकी जेब में पैसे भी हैं, जिसने, अब मैं तो दिल्ली एनसीआर में हूं, मैं तो देख रहा हूं कि प्रॉपर्टी के रेट्स ऐसे हैं कि आग सी लगी हुई है। लेकिन होगा, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हमेशा होता है, लेकिन वो इस तरह से मुद्दा नहीं बनने वाला है। दूसरे से पहले मैं तीसरे की बात करता हूं, परिवारवादी भ्रष्टाचार। अभी तक बहुत क्लियर कट होता है, भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र मोदी करते थे। अब यह बात विपक्ष भी कहता है कि भैया भ्रष्टाचारी तो आपके यहां भी है, चले जाते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जिस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, परिवारवादी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो इस तरह के नैरेटिव की तरफ जाएंगे जिसको विपक्ष के लिए भी मुश्किल हो रहा है कि भ्रष्टाचार सब जगह है, भाजपा में भी भ्रष्टाचारी होते हैं, वॉशिंग मशीन वाला आरोप भी लगेगा। लेकिन ये जो परिवारवाद की वजह से भ्रष्टाचार होता है और इसको जो बचाने की कोशिश होती है, ये देश के लोगों को चुभता है, परेशान करता है। और तीसरा, 2015 अक्टूबर का देश के जाने माने पत्रकार अरुण शौरी जी का एक साक्षात्कार याद दिलाता हूं। वो साक्षात्कार ये था कि काऊ प्लस कांग्रेस इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी, यानी कोई फर्क नहीं है इन दोनों पार्टियों में। लेकिन ये जो काऊ जुड़ती है, जो गाय जुड़ती है, वो वाली गाय नहीं जो छत्तीसगढ़ में गोबर पे भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, ये वो काऊ है जो भारतीय संस्कृति की बात करती है, ये वो काऊ है जो राम कृष्ण शिव की बात करती है। इसको और पॉलिटिकल नारे के तौर पर समझें तो अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करती है। और यहां एक बात मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, शरद जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये अयोध्या राम मंदिर है उसका
लाभ लेना चाहती है, उपयोग करना चाहती है। लेकिन शरद जी को थोड़ी सी इस मामले में तथ्यात्मक तौर पर दुरुस्त कर दूं, मंदिर का जो मूल ढांचा था वो 2.5 से 3 गुना बड़ा हो चुका है। मंदिर के जो पत्थर तराशे गए थे वो 20% थे। मंदिर का जो प्लिंथ का निर्माण कार्य है वो पहले से 10 गुना ज्यादा हो गया IIT की रिपोर्ट के बाद, और इसी वजह से इतनी देर हो रही है जो आपको यहां हुआ। बल्कि बहुत सा काम बच्चा रहेगा, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण कर देंगे। ओके, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी एक चीज और बताइए। संजीव श्रीवास्तव ने तो बताया 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत डिसाइसिव लड़ाई होने वाली है, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। क्योंकि महाराष्ट्र में हमें पता है कितना रायता फैला है, वहां पर महाविकास आघाड़ी तीनों पार्टियां एक साथ हैं, 2 टूट गई हैं, तो यानी फिलहाल लड़ाई बिल्कुल उलझी हुई है। दूसरा बिहार, जहां पर महागठबंधन सही मायनों में बना है, हालांकि बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ ला रही है। और तीसरा बंगाल, जहां पर पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा किया, पर उसके बाद से ममता बनर्जी ने अपनी जमीन वापस खींची है। आप जो हिंदुत्व के मुद्दे की बात कर रहे थे, और सब कह रहे हैं कि हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा रहेगा, हिंदुत्व का मुद्दा हर्षवर्धन त्रिपाठी सारे राज्यों में नहीं चलता है। यह भी एक सच है। जिन 3, 4, 5 राज्यों में यह चलेगा या चलता आया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात, मोटे तौर पर यही राज्य है ना, 4-5 राज्य जहां पर हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। बाकी उसके अलावा अगर बाहर जाएंगे तो क्या बाकी मुद्दे हावी नहीं हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के अलावा और कौन सा मुद्दा है जो बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जिताकर भेज देता है? और मुझे तो लगता है निश्चित तौर पर ये जो तीनों राज्य आप बता रहे हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान राह नहीं है, अभी भी आसान नहीं। महाराष्ट्र में अजीत पवार को तोड़ लिया, एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं। लेकिन जो महाराष्ट्र का गणित है, उस गणित में भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर खड़ी थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। पैन महाराष्ट्र अकेली पार्टी है, न कांग्रेस है, न एनसीपी है, न शिवसेना है, न उसके धड़े हैं। अकेली पार्टी पैन महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी। और कितनी बड़ी, जो दूसरी पार्टियां हैं दूसरे और तीसरे नंबर की, उनको मिलाकर भाजपा बनती है। अब यहां मुश्किल क्या, उसको पता है कि कई जगह पर छोटे छोटे पॉकेट्स में, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना हो, उसका अपना एक प्रभाव है। उस प्रभाव को उसने एक तरह से डाइल्यूट किया है। अभी भी वो कोई बहुत रॉक सॉलिड उसने कॉम्बो बना लिया हो, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जो स्थिति थी वो उसकी बेहतर हो गई है। आज की तारीख में खुद शरद पवार पर विपक्षी दल को भरोसा नहीं है कि वो उनके साथ हैं, या जो हमारे यहां कहते हैं कि मने मन मुस्किया रहे हैं, तो शरद पवार मने मन मुस्किया रहे हैं। और बिहार को लेकर एक बात मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश में जो 2014 और 2019 में हुआ, बिहार में वो 2024 में होने जा रहा है। दुर्भाग्यवश हम लोग उस तरफ देख ही नहीं रहे। जो छोटी छोटी जातियों का समूह है वो अब न लालू जी के साथ है न नीतीश जी के साथ। ओके, ऑल राइट। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह गए हर्षवर्धन त्रिपाठी। आशुतोष, एक कमेंट इसी पर कर दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं बिहार में भी इस बार 14 और 19 वाला खेल होने वाला है, जबकि वहां तो हम मान के चल रहे थे वहां हिंदू मतलब धर्म इतना नहीं चलता है, वहां पर जातियां ज्यादा चलती हैं, और जातियों का समीकरण आरजेडी जेडीयू के गठबंधन के साथ है। आपने म्यूट किया आशुतोष। मैं हमेशा से किसी तरीके की भविष्यवाणी करने से बचता हूं, और मैं कभी ये नहीं कहता कि कौन पार्टी वहां जीत रही, कौन पार्टी वहां हार रही है, किसका कौन स्वीप करेगा, कौन स्वीप नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पार्टी को एज हो सकता है। मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी को एज बिहार में बिल्कुल नहीं होगा। अब वो सीटें कितनी लेकर आएगी, कितनी सीटें नहीं लेकर आएगी, अपने तरीके का अलग तरीके का प्रश्न है। जहां तक जैसे जो हर्षवर्धन जी ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की, ये एक हिंदुस्तान के एक बहुत ही छोटे मिडिल क्लास के बीच का एक छोटा सा मुद्दा है। अगर देश का मुद्दा होता तो स्टालिन की दुकान बहुत पहले बंद हो गई होती, और उद्धव ठाकरे की दुकान बंद हो गई होती। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल, ममता बनर्जी की दुकान बहुत पहले बंद हो गई होती। तो इस देश के अंदर ऐसी कौन सी पार्टी है जहां डायनेस्टी नहीं है? और ये पार्टियां पिछले 30-40 साल से लगातार जीतती आ रही है और अपने अपने प्रदेशों में बहुत मजबूत स्थिति। यहां तक कि हेमंत सोरेन, आप हेमंत सोरेन, वो भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। नवीन पटनायक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है। और बिहार के अंदर आप देखिए लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो भी बिहार की राजनीति में मजबूत है, और किसी भी हालत में बीजेपी से कमजोर नहीं बिहार की राजनीति के अगर आप देख लें।
तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक अच्छा ओके, एक सवाल और आशुतोष आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। डिसाइसिव लड़ाई कौन से राज्यों में होने वाली है आपके हिसाब से? संजीव ने 3 बताए हैं, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। मेरे ख्याल से 4 राज्य हैं और उसमें मैं कर्नाटक जोड़ देता हूं। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक, ये 4 राज्य हैं। कर्नाटक इसलिए क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी की मदद से 28 में से 26 सीटें जीती थी। 2004 से वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसका विधानसभा के चुनाव में कितना भी खराब प्रदर्शन हो, लोकसभा के चुनाव में वो 18 से कम सीटें नहीं जीतती है, चाहे वो 2004 हो, चाहे वो 2019 हो। याद रखिएगा 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली थी, तब भी कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पीछे थी, 10 सीट पीछे थी। वहां पर इस बार अगर कांग्रेस 2/3 बहुमत के आसपास पहुंची है और जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ी है, तो वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी अगर सीटें खींच ले, 10 से 12 सीटें अगर ले ले बीजेपी से, तो बीजेपी की सीटें कम हो सकती है। महाराष्ट्र में तो निश्चित तौर पर कम होगी, बिहार में भी कम होगी और बंगाल में 18 सीटें रिटेन कर पाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। ओके, संजीव एक कमेंट आपका। आपने जो 3 राज्य बताए संजीव, यहां पर डिसाइसिव लड़ाई होगी। अगर बीजेपी को यह भरपाई करनी है इन 3 राज्यों में होने वाले नुकसान की, अगर होता है आपके हिसाब से, तो वो कहां से कर सकती है संजीव? यही तो सवाल का जवाब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो ढूंढ रहा है मानक, क्योंकि जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, इवन छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम विधानसभा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन लोकसभा में अच्छी सीटें लाई बीजेपी। तो वो जहां पे जो उनके गढ़ हैं, यूपी, वहां पे वो ऑलरेडी पीक आउट कर चुके हैं। मतलब राजस्थान में 25 में से 30 तो ला नहीं सकते, 25 में 25 लाए हुए हैं, तो वो 1 2 3 4 5 जो भी घट ही सकती हैं। एमपी में एक छिंदवाड़ा के सिवा सारी सीट जीते हुए थे, और कितनी जीत लेंगे। तो ये बीजेपी के सामने एक सवाल है कि वो उसकी भरपाई कहां करेंगे। साउथ में उन्होंने इनरोड बनाने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हो रहे। कर्नाटक का मुद्दा आशुतोष ने बिल्कुल सही उठाया कि कर्नाटक में कि सीटें उनकी कम होने की अच्छी खासी संभावना है। हालांकि जब हम विधानसभा के इलेक्शंस के दौरान घूम रहे थे तो बहुत लोगों, मतलब जनता में एक विधानसभा और लोकसभा का फर्क भी आ गया, लेकिन डेफिनेटली कांग्रेस की इतनी डिसाइसिव जीत की से वहां पे असर पड़ेगा लोकसभा में भी। मैं बस एक और बात कहना चाहता हूं कि मतलब ये बड़ा चैलेंज है कि नई सीटें कहां से निकालें अगर यहां पे लॉस होता है तो, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं महाराष्ट्र में लॉस होगा कि नहीं होगा। महाराष्ट्र की स्थिति पे को मैं एक बड़ा कंफ्यूजन मानता हूं कि वो हम सबके कयास हैं, अल्टीमेटली तो वोटर डिसाइड करेगा कि क्या हुआ। बिहार में जरूर मैं हर्षवर्धन जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि विगत का इतिहास ये बताता है कि वहां पे जातिगत समीकरण बहुत, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो वो एक झटके में हिंदुत्व की हवा में बह जाएगा और उसकी आसार कम नजर आते हैं। और कुछ मेरे साथियों ने, जावेद भाई ने, शरद प्रधान ने जो हिंदुत्व की बात की वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मेरे ख्याल से मैं आशुतोष की तरफ से भी ये बात कह सकता हूं कि जब हम मोदी जी को सेंटर स्टेज मान रहे हैं या मोदी जी को एक मुद्दा मान रहे हैं, तो उसके बाद हिंदुत्व तो उसमें निहित है ना। भाई 2014 में लोग कहते थे कि विकास ही विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी, हिंदुत्व की तो कहीं किसी भाषण में चर्चा ही नहीं होती थी, तो उन्हें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं हो, तो चलते फिरते हिंदुत्व है। तो मतलब मोदी जी के तो खड़े होना ही एक हिंदुत्व का आकार है। मतलब उनकी पूरी व्यक्तित्व में, उनके बैकग्राउंड में, उनकी शख्सियत में, उनका जो करियर रहा है उसमें हिंदुत्व तो अपने आप ही है। तो अयोध्या वगैरह सब पीछे हैं मोदी जी के, मेन तो मोदी जी है हिंदुत्व आइकॉन। बाकी सारी चीजें, अयोध्या जैसे लोग कहते हैं ना, कोई मुद्दा एक बार चलता है चुनाव में, भारत में बाय एंड लार्ज ये रहा है, तो अयोध्या का मुद्दा अडवाणी की रथ यात्रा के साथ चल चुका। अब वो बार बार वही मुद्दा है कि जब मंदिर बन जाए तब भी चल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। एक सेकंड संजीव, एक सेकंड। ऑल राइट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, 2 कमेंट आपसे, 2 छोटे छोटे कमेंट चाह रहा हूं। एक यहीं से शुरू कर दीजिए। संजीव कह रहे हैं बार बार ये राम मंदिर का, अयोध्या का मुद्दा चलता नहीं है, हो सकता है इस बार ना चले। और दूसरा, बिहार में जो आप कह रहे हैं हिंदुत्व की धारा में या हवा में, आंधी में सारे जातिगत समीकरण टूट जाएंगे इस बार, इसका आधार क्या है हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं, 2 चीजें। एक तो जब मैंने कहा और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हिंदुत्व 92 के बाद पीक कर गया, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। ये
उसका जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, हिंदुत्व के आधार पर जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवानी थी, वो सरकार बनी और 3 राज्यों की सरकार बर्खास्त हो गई थी। अगर सबको ध्यान में हो, बाबरी ढांचा गिरने के बाद 3 राज्यों की सरकार बर्खास्त हो गई थी। भाजपा की सरकार राम के नाम पे चली गई और किसी की सरकार देश में नहीं गई है। उसके बावजूद 14 वर्ष का वनवास हो गया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं जब कह रहा हूं कि बिहार में, तो मैंने शब्द हिंदुत्व नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा जो उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का काम है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ध्यान दे रही है। यूपी में अखिलेश हो या बिहार में तेजस्वी हो, अपने अहंकार में उनको कुछ समझ नहीं रहे। कोई 5 सीटों पे है, कोई 2 सीटों पर है, कोई 1 सीटों पर है, और वो जब हिंदुत्व के साथ जुड़ता है तो ये मैंने कहा। दूसरा, जब हम कहते हैं कि अयोध्या पीक कर गया, संजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तो उसको बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के समय में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कैसे रीपैकेज करती है वो सुनिए आप। गोवा से 8 गुना ज्यादा लोग वाराणसी चले जाते हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देखने। अयोध्या में दुनिया का हर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि बिजनेस करना है, कोई चेन है, तो देश का भी और दुनिया के भी बहुत से लोग चाहते हैं कोई जमीन मिल जाए। कई गुना फुटफॉल बढ़ गया है। और जब हम इसको इस तरह से देखते हैं, मैंने इसीलिए शब्द बोला था हिंदुत्ववादी विकास, और ये जो विकास है ये मिडिल क्लास को जब हिंदू के साथ जोड़ता है तो वो एक जबरदस्त वोट बैंक तैयार होता है। 2014 और 2019 में सभी लोकसभाओं में, उत्तर प्रदेश की तो 80 की 80 मैंने चूंकि ट्रैक की थी इसलिए बता रहा हूं, 10% वोट नरेंद्र मोदी ने अकेले बढ़ा दिया था। अभी भी ये स्थिति नहीं है। ज्यादातर सीटों पर भाजपा के जीतने का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि रायबरेली में सोनिया गांधी जी वो 3.5-4 लाख के अंतर से 1.5 लाख के अंतर पर चली आए। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में वो 1 लाख के नीचे 96,000 के अंतर पर चले आए। आप इसको देखिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ तो सारी चीजें जुड़ती हैं। ओके, शरद प्रधान, क्या आपके हिसाब से ये 3 डिसाइसिव स्टेट्स होने वाले हैं? उसके बाद आ रहा हूं जावेद अंसारी। यही 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। देखिए, नहीं, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार पे काली नहीं, मुझे लगता है कि यूपी पे भी बहुत निर्भर है। अब ये अलग बात है, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी की श्रद्धा कहीं और है, तो वो उनको दूसरी जगह लगता ही नहीं है कि कुछ और होने वाला है। और यूपी में जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा सीटें हैं, और आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिए तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर रहा है कि पिछले 2 इलेक्शन में दोनों बार कम हुई, 10 सीटें कम हुई हैं, तो 14 और 19 के बीच में। और इस बार सोचना कि वो बढ़ के फिर 80 की 80 हो जाएंगी, ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा ख्वाब देखने की वजह सी चीज़ है। और अगर ये विपक्ष की एकता कायदे से बच जाती है तो यूपी में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस, इनको तो जो भी मिल जाएगा वो बोनस है, क्योंकि बिल्कुल मिनिमम पे हैं और बहुत बुरी हालत में है विपक्ष। लेकिन अगर विपक्ष का कार्ड चल गया तो यूपी भी बहुत मैटर करेगा। और यूपी जहां से वो सोच रहे हैं भरपाई करने की, जहां जहां और स्टेट्स में लॉस होंगे, वो कैसे होगा, ये उनके लिए सोच का विषय है। और दूसरा, ये बिल्कुल नजरअंदाज कर देना कि मणिपुर में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ और बीजेपी की संरक्षण में हुआ, बीजेपी ने आंख में पट्टी बांध रखी, प्राइम मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोले, मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये मुद्दे भी रहेंगे, ये याद रखिए। ये भी नहीं भूल जाइए कि इस तरीके का और मुद्दा जिसमें एक मोलेस्टर ब्रिजभूषण शरण सिंह का साथ दिया सरकार ने, तो महिलाओं के लिए वो भी एक फैक्टर होगा। ओके, जावेद अंसारी, छोड़ देना, ये अच्छा लगता है। जावेद अंसारी, चलिए इसी पर कमेंट कर दीजिएगा। शरद प्रधान कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 बीजेपी जीत लेगी, ये आसान नहीं होने वाला है। जबकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कह रहे थे, और उसमें हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस बार मायावती और अखिलेश यादव का कोई गठबंधन न है, और लगता नहीं है होने जा रहा है, क्योंकि बहन जी बोल चुकी है अकेले लड़ूंगी। जयंत चौधरी का अभी कोई अता पता है नहीं, और ओपी राजभर छोड़ के बीजेपी की तरफ आ गए। जावेद अंसारी। मानक, मुझे पता नहीं किस यूनिवर्स को आप इनहैबिट करते हो। जयंत चौधरी का आता पता है नहीं। जयंत चौधरी ने सारी अटकलों को अलग कर दिया। जयंत चौधरी बेंगलुरु में उपस्थित थे, मीटिंग के में हिस्सेदार थे, वो बहुत फर्मली ऑपोजिशन के खेमे में हैं। तो जयंत चौधरी की तरफ से तो शक व शुबा मत कीजिए। मायावती क्या कहती हैं, कहती कुछ है, करती कुछ हैं। जब वाजपेयी जी के खिलाफ 1 वोट से अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया था तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि मैं वाजपेयी जी को सपोर्ट करूंगी, और दूसरे दिन सुबह जब वोट पड़ा तो सारे उनके एमपीओ ने खिलाफ वोट दिया था।